आज का अपना नया टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी। बड़े आराम से समझना है, इसको थोड़ा कठिन मानते हैं, लेकिन कठिन मानने से कठिन नहीं है। ऐसे तो आप लोग अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हो, इंटेलिजेंट थोड़ी हो आप, नहीं हो ना। तो ये कठिन मानने से कठिन नहीं है। आपके कृषि विज्ञान में एक सब्जेक्ट लगता है कृषि जीव विज्ञान, और उसका 5वां लेसन है। ये सेम लेसन आपके कृषि विज्ञान में भी है, 5th लेसन है 5वां, और आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग ही अपन डिस्कस करेंगे, कॉम्पिटिटिव के अलावा बुक्स के अकॉर्डिंग। 5वां लेसन है कृषि जीव विज्ञान का। इसको एक बार ऐसे रखना, ज़्यादा वो नहीं करना, डिस्टर्बेंस बाद में देखते रहना, मैं समझा देता हूँ आपको। और इसका नाम है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी स्टार्टिंग में आपको एक बार बताया था, जिस किसी भी साइंस के पीछे लॉजी, लोगस, नोमी लगे वो सभी जनरली ग्रीक वर्ड होते हैं। जिस किसी के पीछे लॉजी, लोगस, नोमी, जैसे एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, ऐसे एग्जाम्पल देके बताया था कि ग्रीक वर्ड्स होते हैं। और आपकी बुक्स में भी ये दिया गया है, प्लांट मीन्स, प्लांट को फाइटोन भी बोलते हैं। फाइटोन का अर्थ है पादप या पौधा, तो प्लांट का अर्थ क्या हो गया? पादप। पैथोज डिजीज बोलते हैं, रोग बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, रोग फैलाने वाले। और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, तो किसकी स्टडी? पादप रोग विज्ञान का अध्ययन करना। इसमें क्या क्या आता है? प्लांट के रोग किससे होते हैं, उसको बोलते हैं रोग कारक, पैथोजन। कोई जीवाणु से हो रहा है, कोई विषाणु से हो रहा है, कोई कवक से हो रहा है, एक तो ये स्टडी करना। पादप में रोग किससे होते हैं? कोई कवक द्वारा, कोई जीवाणु द्वारा, कोई विषाणु द्वारा, उसको कहा जाता है कि नाम आएगा पैथोजन, रोग कारक। उसके बाद डायग्नोस क्या होता है? उसका निदान, कैसे पहचाने के कौन से सिम्टम्स हैं, उसके आधार पर भी ये रोग जीवाणु से हो रहा है, ये विषाणु से हो रहा है। और तीसरा ईटियोलॉजी, या इसकी पूरी जीवन चक्र के बारे में। और लास्ट में इसका कंट्रोल एंड मेजर, उस रोग का प्रबंध कैसे करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे। इस तरह से इसकी 2 डेफिनेशन है। एक तो इस पूरे प्लांट पैथोलॉजी का ग्रीक वर्ड है, इसका एक्सप्लेन किया गया है। प्लांट मीन्स पादप, पैथो मीन्स रोग, और लॉजी मीन्स टू स्टडी, अध्ययन करना। और किसका अध्ययन करेंगे? पादपों में होने वाले रोग का अध्ययन करेंगे। ये आपके बुक्स में। लेकिन ये कहा गया कि इस विज्ञान की क्या हिस्ट्री है, ब्रीफ में इसका हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि कैसे सबसे पहले शुभारंभ हुआ। जैसे अभी जैसे रोग चल रहा है कोरोना, ऐसे कहते हैं दुनिया में, विशेष तौर से अपन प्लांट्स की बात करेंगे, ये तो मानव के लिए रोग है। प्लांट्स में भी कई ऐसे भयंकर रोग आए जिसको अपन कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक का अर्थ होता है महामारी, महामारी के रूप में, यानी एक विशेष क्षेत्र में इतने प्रचंड रूप में फैल जाएं कि काफ़ी लोग उससे प्रभावित हो जाएं, काफ़ी लोग मर जाएं, हानि हो जाए। तो इतिहास में एक सबसे पहले एक डिजीज़ का नाम आता है, और ये आपको याद रखना है, 1845 सबसे पहले पादप रोग के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। आलू के अंदर, आलू का पछेती झुलसा रोग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू के अंदर ऐसा भयंकर रोग आया, उस रोग का नाम था पछेती झुलसा। झुलस का अर्थ है ब्लाइट, ब्लाइट का अर्थ है पत्तियों का झुलस जाना। जब अपन देखते हैं पौधे, कई पत्तियां ऐसे डिफॉर्म हो जाती हैं और झुलस जाती हैं, और वो रोग था कवक द्वारा। लेकिन बाद में पता लगा, साइंटिस्ट ने स्टडी की कि ये हुआ किससे हुआ। जैसे कोरोना फैला, फिर पता लगा साहब ये वायरस से हो रहा है। इस तरह से कब फैला, ये आपको ऐसे कैसे एज इट इज़ याद करने। 1845 में आलू का पछेती झुलसा रोग, पछेती का मतलब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, झुलसे को इंग्लिश में ब्लाइट बोलते हैं। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी याद रखना, क्योंकि कई दफ़ा जेट वाले एग्जाम में विशेष तौर से ऐसे लिख देते हैं लेट ब्लाइट
आलू का लेट ब्लाइट रोग का कारण क्या है? अभी इसमें कारण नहीं बताया, आगे कारण डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए करेंगे वो है कवक द्वारा। और कहाँ फैला? देश का नाम था आयरलैंड, यूरोप। इस देश के नाम से ही इसको क्या कहा गया? आयरिश फेमिन। आयरिश फेमिन, फेमिन को बोलते हैं दुर्भिक्ष, अकाल को इंग्लिश में बोलते हैं फेमिन। तो किसका अकाल? आयरलैंड का अकाल। गाँव कभी कहते हैं फेमिन चल रहा है, अकाल पड़ता ना, गांव में कोई काम चल रहा होता है, गरीबों की सरकार चलाती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फेमिन। जैसे अभी भी क्या बोल रहे हैं? नरेगा में काम करें, नरेगा इंग्लिश का नाम है फेमिन। फेमिन मीन्स दुर्भिक्ष, अकाल। किसका अकाल? आयरिश का, आयरिश देश का नाम। क्यों पड़ा? आलू के अंदर पछेती झुलसा रोग का कारण। कब? 1845 में। इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया। कितने लोग इफेक्टेड हुए, प्रभावित हुए? काफ़ी लोग। उस समय की बात कर रहे हैं, देखो 1845 में 12.5 लाख तो मर गए, डेथ हो गए, और 15 लोग वहाँ से भाग गए। अपन कहाँ भाग जाए? भी कोरोना आएगा, दूसरे देशों में भाग गए, उसमें है ना, अमेरिका में, वहाँ चले गए छोड़ के देश को। क्यों? वो इतना भयंकर फैला, वहाँ पर पूरी फसल नष्ट होगी। इसके रोग के प्रभाव के कारण ही लोगों को विवश होना पड़ा कि भाई पादप रोग के बारे में कोई अध्ययन किया जाए। और ये कहा जाता है इस रोग के बाद ही इस पादप रोग विज्ञान की शुरुआत की जाती है, उसका कहा जाता है। किस रोग के कारण? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती झुलसा रोग कब हुआ? तो जल्दी पढ़ेंगे। इसके बाद देखो एक और इवेंट है, घटना है 1885। ये फ्रांस एक बड़ा देश है जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में, यूरोप के अंदर फ्रांस है, बहुत बड़ी मात्रा में अंगूर की खेती होती थी। अंगूर किस लिए? विशेष तौर से वाइन बनाने के लिए। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा था, विटीकल्चर। अंगूर की खेती होती थी सब जगह, लेकिन कहते हैं एक ऐसा रोग आया अंगूर के लिए, उस पूरी बागों को पूरे को नष्ट कर दिया। उस रोग का नाम था डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, डाउनी मिल्ड्यू को मर्दू रोमिल आसिड कहा जाता है। आगे जाकर फिर समझाएंगे। डाउनी मिल्ड्यू का डाउन, डाउन किसका? पत्तियों के नीचे, यानी उनके सिम्टम्स पत्तियों के नीचे की तरफ दिखाई देंगे। दो तरह के मिल्ड्यू है, मिल्ड्यू का मतलब रोग का नाम है मिल्ड्यू। दो तरह के, एक तो होता है डाउनी मिल्ड्यू, एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू। आगे नाम आएंगे। पाउडर का अर्थ है कि पत्तियों के ऊपर अपन को चूर्ण दिखाई दे, पाउडर दिखाई दे, तो पाउडरी मिल्ड्यू है। ऊपर से तो ठीक है पत्तियां, नीचे से उनके सिम्टम्स दिखाई दें, उसको कहा था डाउनी। डाउनी का डाउन होना नीचे की तरफ, लेकिन इंग्लिश में उसको याद रखना डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, या हिंदी में मर्दू रोमिल। मर्दू रोमिल आसिड। मर्दू का अर्थ क्या होता है? सॉफ्ट। रोमिल का अर्थ क्या होता है? रोम, बाल, यानी कवक उस पत्तियों में छोटे छोटे बाल की तरह है, काफ़ी संख्या में ग्रोथ कर लेते हैं। देखा अपने फंगस है, मौसम आता है तो फंगस क्या होता है? संख्या कर ले। उस रोग की वजह से क्या हुआ? यूरोप में पूरी फसल नष्ट हो गई। उसी समय एक यूनिवर्सिटी का नाम था, बोर्डेक्स यूनिवर्सिटी भी थी, एक विश्वविद्यालय था बहुत बड़ा फ्रांस में, और वहाँ एक वैज्ञानिक का नाम आएगा, ये आपको याद रखना वैज्ञानिक का नाम, प्रोफेसर मिलार्ड डे। इंग्लिश में मिलार्ड डे, MILLARDET, मिलार्ड डेट भी लिखा है कई किताबों में, मिलार्ड डे, टी इसमें साइलेंट भी हो सकता है। मिलार्ड डे ने सबसे पहले अचानक ही, संयोगवश कहते हैं, कोशिश तो नहीं कर रहा था, एक ऐसा मिश्रण तैयार किया, उस मिश्रण का नाम ही बोर्डेक्स मिश्रण है। यह आपको लर्न करना। एक मिश्रण तैयार किया, किसने तैयार किया? मिलार्ड डे ने। इतना याद रखना, मिश्रण का नाम बोर्डो मिश्रण, हिंदी में बोर्डो मिश्रण, बोर्डो मिश्रण, इंग्लिश में बोर्डेक्स मिश्रण। वो मिश्रण तैयार किया और वो मिश्रण उस अंगूर के बागों में स्प्रे किया तो काफ़ी हद तक उस रोग का कंट्रोल हुआ। उस अंगूर का कार्य, अंगूर की फसल पर रोग का कारण था कवक, तो कहते हैं बोर्डो मिश्रण का उपयोग है कवकनाशी या जीवाणुनाशी। ये क्वेश्चन में याद करना, कवकनाशी या जीवाणुनाशी, याद रह जाएगा। 1885 में प्रोफेसर मिलार्ड डे ने बोर्डो मिश्रण की खोज की। एक लाइन,
1885 में मिलार्ड डे ने बोर्डो मिश्रण की खोज की। और बोर्डो मिश्रण का कार्य है कवक और जीवाणुनाशी, समझ रहे हो, कवक जीवाणुनाशी, कवक के रोगों को मारने वाला और जीवाणु के मारने वाला। और इस रोग में क्या क्या शामिल था? कॉपर सल्फेट, ये आगे समझ में आएगा आपके, लाइम जिसको अपन चूना कहते हैं, और वाटर जिसको अपन जल कहते हैं, यानी नीला थोथा, चूना एवं जल, इन तीनों का एक अनुपात के रूप में मिलाया। और आजकल ये आपकी बुक्स में नहीं होगा, 5:5:50 ये मिश्रण तैयार किया जाता है। और इस मिश्रण को सभी बाग वाले, बाग समझ गए ना, ऑर्चर्ड, सभी बाग लगाने वाले अपने वहाँ खेत में ही तैयार करते हैं, कोई कठिन नहीं है। कॉपर सल्फेट, इसको नीला तोता बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट नहीं है, CaSO4 नहीं है, CuSO4 5H2, और वो क्या था? CaSO4 2H2 तैयार हो गया। इसका अर्थ है बाजार में नीला तोता मिलता है, नीले रंग का पाउडर है, 5 किलो वो लेके आ गए। 5 किलो चूना, कली बोलते हैं अपने गाँव में, कली करते नहीं है दीवारों में, वो कली लेके आ गए। और 50 किलो अपने पास क्या है? वाटर। अब उस 50 किलो को अलग अलग आधा आधा हिस्सा बांट लिया। मान लीजिए एक ड्रम है 25 लीटर का, उसमें तो 5 किलो चूना लाए थे, वो भिगो दिया। एक अलग ड्रम है 25 लीटर का अलग, उसमें क्या डाल दिया? नीला तोता। और दोनों को एक बड़े ड्रम में, तीसरे ड्रम में एक साथ मिलाया, खूब हिलाया, मिलाया, नीले रंग का कली वाला सा बन गया, कली की तरह। क्यों कली में अपन नील मिलाते हैं, ऐसे मान लो गाढ़ी कली होगी, मानो उस कली को दीवारों पर स्प्रे भी करते हैं पानी मिला के ज़्यादा, और कई दफ़ा उसके तने के ऊपर भी लगा देते हैं, तो वो है कवकनाशी। तो दूसरी ये आगे जाएगी। तीसरा, उसके बाद ये 2 घटना थी, उस घटना की वजह से ये बोर्डो मिश्रण का आविष्कार हुआ और प्लांट पैथोलॉजी जो विज्ञान है उसका आविष्कार हुआ। ये दोनों एपिडेमिक थी, किसकी? अंगूर वाली, आलू की। श्रीलंका में कॉफ़ी रस्ट आया, आपकी इस बुक में कॉफ़ी रस्ट का नहीं है, भयंकर कॉफ़ी रस्ट आया। अब देखो अपने इंडिया की घटना, इंडिया का अर्थ है भारत में, देखो लगभग 100 साल बाद वो घटना थी 1845 की, और ये 1943 की। अपने यहाँ बंगाल में ही सबसे अधिक चावल होते हैं, और चावल का एक विशेष प्रकार का पत्ती, भूरी पत्ती रोग, भूरी पत्ती समझ गए, उस चावल की पत्तियाँ भूरी हो जाएगी, या भूरा धब्बा, वो रोग आ रहा है। तो वो भी महामारी समझ गए ना आप, एपिडेमिक, ये काफ़ी विशेष क्षेत्र में इतना भयंकर फैले कि पूरी फसल ही नष्ट हो जाए और काफ़ी लोग उससे प्रभावित हो, उसको महामारी कहते हैं। जैसे पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक है, वो वैश्विक रोग होगा, वैश्विक अर्थ पूरे विश्व में फैल गया, पेंडेमिक बोलते हैं इंग्लिश में, इसको एपिडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक, स्पोर्डिक, कुछ क्षेत्र विशेष में ही फैले, इस तरह के आगे आपको डिस्कस करके बताएंगे, लेकिन अभी इसी पॉइंट पर डिस्कस करना है। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन का अर्थ क्या होगा? भूरा, स्पॉट धब्बा, भूरी पर्ण चित्ती, चित्ती को धब्बा रोग, भूरी या भूरा धब्बा रोग हिंदी में लिख सकते हैं। पर्ण का अर्थ पत्ती, चित्ती का निशान, इस तरह का ये भी रोग था, कवक से हुआ, और कहते हैं लगभग 20 लोग तो मारे गए। 20 लोग बहुत होते हैं उस टाइम, आज़ादी से पहले की बात थी। 45 में अपन भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ कर रहे थे, उसमें 3-4 साल लगातार आए, तो भयंकर लोग मरे। भारत की सबसे बड़ी घटना थी। तो तीसरा ऐतिहासिक हिस्ट्री जो इवेंट था, घटना थी वो। उसके बाद देखो बुक्स के अकॉर्डिंग 1944 एक साइंटिस्ट का नाम है वाक्समैन या वैक्समैन, WAKS, वैक्समैन या वाक्समैन। इसने क्या किया? इस नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक किसको मारेगा? जीवाणु, ये सिर्फ जीवाणु को मारना। इसके बाद नेक्स्ट 1966 में एक कवकनाशी, जो पहला कवकनाशी था, उस कवकनाशी का नाम कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन CARBO, कार्बोक्सिन नामक कवकनाशी की खोज की। किसने खोज की?
दो वैज्ञानिक हैं, स्मेलिंग एंड कुल्का, नाम भी ऐसे ही बेचारे कि क्या करें, स्मेलिंग एंड कुल्का। इसने सबसे पहले 1966 में सिस्टेमिक फंजीसाइड का समझ आप, सुरमांगी, हिंदी में सुरमांगी लिखा होगा, यानी पौधे के ऊपर अगर अपन स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के माध्यम से उस पूरे सिस्टम में जाके, जाइलम फ्लोएम में जाके पूरे पौधे में फैल जाए। अब कहीं भी रोग या कीट उस पौधे को काटेगा तो वो वहाँ सब जगह क्या है, उस कोशिका में पहुँच गया, ये मानो उसको कहा था सिस्टेमिक फंजीसाइड। सिस्टेमिक कोई भी हो सकता है, कोई भी जहर हो सकता है, सिस्टम में फैल गया। एक तो मान लो यहीं फोड़ा है तो यहीं लगाएंगे तो यहीं इलाज होगा, वो तो कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट का अर्थ जहाँ संपर्क में आएगा। और एक अपन आजकल दवाई ऐसी लेते हैं, फोड़ा कहीं हो लेकिन शरीर में अपन ले लेते हैं गोली, तो वो क्या कर देता, पूरे शरीर में उसको इलाज करता। तो पहले ये समस्या आती कि जहाँ जहाँ पत्तियों पर गिरेगा नहीं कवकनाशी, उतना ही वो इलाज करता था। लेकिन ये क्या किया, आप स्प्रे कर दो, पूरे प्लांट में चला जाएगा, जहाँ कहीं भी इन्फेक्टेड होगा वहाँ उसका इलाज करेगा। तो ये कुछ आपकी इस बुक्स में भी दे रखे हैं, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं संक्षेप। फिर 2-3 एक साइंटिस्ट के नाम और हैं जो आगे बुक्स में नहीं आगे आएंगे। एक तो था E.J. बटलर, ये इसको भारत में पादप रोग का जनक कहा जाता है। E.J. बटलर, ये तो आपकी बुक्स में है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, अगर पूछे हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं, तो उसका आंसर होगा E.J. बटलर। एक एंटन डी बेरी, ये माइकोलॉजी के फादर हैं और कई जगह इस पुराने इतिहास में विश्व में इसको पादप रोग का जनक भी कहा जाता है। एक जूलियन कून नाम है, जिलिस कून, ये भी आपके बुक्स में नहीं, इसको भी आधुनिक पादप रोग का जनक कहा जाता है, लेकिन ये आपकी बुक्स की बातें नहीं हैं। आगे नाम आएगा माइकेली, P.A. माइकेली, इसलिए मैंने यहाँ रोक दिया। P.A. माइकेली माइकोलॉजी के जनक थे। K.C. मेहता अपने यहाँ इंडिया के रस्ट के जनक थे, लेकिन ये साइंटिस्ट के नाम है, अपने को एक बार जो बुक्स में दिया गया है उसी को अच्छी तरह से लर्न करना है। इस जैसे कि इस पाठ का नाम है डेफिनेशन किसकी, प्लांट पैथोलॉजी की। उसके बाद टर्मिनोलॉजी, आगे जाकर आपको बहुत से ऐसे नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए शब्द मिलेंगे, उसके बारे में आपको पहले जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे अपन नहीं समझ पाएंगे। और बहुत ही ब्रीफ में आपको इस शॉर्ट में समझा देते हैं। ये नाम आपके दे रखे हैं बुक्स में, इसको 1-2 दफ़ा पढ़ोगे इजीली याद हो जाएंगे। ऐसा लग ही रहा है कठिन है। सबसे पहले देखो आप क्या दिया है, डिजीज, रोग बोलते हैं हिंदी में, डिजीज होगा। प्लांट की बात कर रहे हैं, अभी अपन डिस्कस प्लांट पर कर रहे हैं। डिजीज का अर्थ है कोई भी असामान्य, अबनॉर्मलिटी, माल फंक्शनल, यानी पौधे में कोई ऐसी असामान्य घटना है, ऐसे कोई, या इरिटेशन, इरिटेशन को बोलते हैं उत्तेजना। भाई अपने शरीर में भी कोई ऐसी घटना हो जाए तो एक उत्तेजना आएगी, शरीर को झंझनाहट होगी, या असामान्य होगी, या डिसईजी। डिसईजी का अर्थ क्या है, ईजी नहीं है अपना। तो इस तरह के रोग क्या है, माल फंक्शनिंग ऑफ प्रोसेस अपने शरीर में आती है। ऐसे पौधे के शरीर में उनका जो प्रोसेस है वो प्रभावित होगा, उत्तेजना आएगी, और ये सभी हानिकारक हैं, लाभदायक नहीं है। किसके लिए हानिकारक, तभी नाम क्या पड़ गया, डिजीज पड़ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पैरासाइट, अब इसको हिंदी में परजीवी लिखा जाता है, परजीवी, पैरासाइट। ये ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीव के ऊपर ही पूरी वृद्धि और गुणन करते हैं, यानी कि पूरी नेचर में कुछ ऐसे प्लांट पैरासाइट हैं कि दूसरे पौधे के ऊपर ही वो अपनी ग्रोथ करेंगे और अपना मल्टीप्लेक्शन का अर्थ गुणन करेंगे संख्या, मतलब हर एक प्लांट का, हर एक मानव का 2 ही मुख्य कार्य, एक तो अपनी संख्या में वृद्धि करना, एक वृद्धि, और एक आगे जाकर जीवन चक्र को पूरा करना। तो ये क्या करते हैं, होस्ट समझ गए, किसी न किसी के ऊपर रहते हैं, वो भी लिविंग जीवित प्राणी। इसलिए पैरासाइट बहुत पहले बताया था, कई तरह के पैरासाइट आगे नाम आएंगे।
पैथोजन, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी कोई रोग उत्पन्न करता है, कोई भी कारक, वो कारक पैथोजन कहलाता है। कोजल ऑर्गेनिज्म, रोग फैलाने वाला वो कारक बायोटिक भी हो सकता है, जीवित कारक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है। तो किसी प्लांट में किसी तत्व की कमी से रोग हो रहा है तो एबायोटिक है तो कोई भी फैक्टर। जैसे धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, ये पता है आपको, तो वो कौन सा एबायोटिक है। अब जिंक की कमी है, वो फैक्टर है, कारक है, उसको कहते हैं पैथोजन। जो रोग उत्पन्न करे, रोग फैलाए, वो पैथोजन है। अब इसमें देखो एग्जाम्पल दिया है, कोई भी ज़ैंथोमोनास जीवाणु का नाम, ज़ैंथोमोनास नाम का जीवाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, सभी तरह के हो सकते हैं। सेप्रोफाइट, मर्तजीवी सेप्रोफाइट, ये लकड़ी है, इस पर आप बाद में देखोगे, या कोई आजकल लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, या डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड का अर्थ क्या, मरा हुआ, मर्त कार्बनिक पदार्थ के ऊपर ही अपना जीवन यापन करते हैं। इनको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट मर्तजीवी। यानी एग्जाम्पल दिए, म्यूकर, म्यूकर कवक का नाम है, कवक है म्यूकर, जो हमेशा किस पर रहेगा, सेप्रोफाइट। ये दो एक जैसे नाम है, हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोपी। हाइपरप्लेसिया अतिवर्धन, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, थोड़ा सा इसको नाम को पकड़ लेना बाद में, सिर्फ संख्या में वृद्धि होता है। इसका संख्या में वृद्धि होने का कारण क्या है, सेल डिवीजन, संख्या में वृद्धि, 1 से 100, 100, 200 ऐसे संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। इसका अर्थ है किसी संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं, अतिवर्धन। और नीचे वाला हाइपरट्रोपी, अतिवर्धि, आकार में बढ़ोतरी। आकार समझ गए ना आप, शेप, आकार में बढ़ जाएगा। ये तो कोशिका की संख्या बढ़ रही है, संख्या नहीं बढ़ रहेगी। एनलार्जमेंट ऑफ सेल, एनलार्जमेंट का अर्थ है कोशिकाओं के आकार में बढ़ती। ये दो नाम पकड़ने हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। ये देखो ओब्लिगेट पैरासाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट कौन से, तो दूसरे जीवन व्यापन करते हैं। ये है ओब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी, जीवित जीव पर ही वृद्धि करते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन ये अविकल्पी हैं। अविकल्प का ए को अलग बांटो, ए मतलब नहीं, विकल्प, कोई विकल्प नहीं, किसके बिना, परजीवी के बिना। यानी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है भैया दूसरा, तो अपन किस पर रहेंगे। जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना का नाम है नहीं वायरस, ये वायरस इस कैटेगरी में आता है, ओब्लिगेट पैरासाइट। ये वायरस के नाम दिए हैं, इसमें एल्बिगो कवक का नाम है। यानी कि वो पड़े रहेंगे, लेकिन कोई विकल्प नहीं, किस पर वृद्धि करेंगे, जीवित जीवों के अंदर ही। तो कोरोना कहते हैं जब मानव के शरीर में आएगा तो ही, बाकी करें दीवार के चिपका हुआ तो पड़ा है। देखा होगा आपने, लोग अखबार टीवी में पढ़ा भी, देखा सुना होगा सब बातें की, किसी के पास में पड़ा है, लेकिन वो कहाँ आएगा, जैसे कहते हैं किसी के मानव के गले में या शरीर में आ गया तो संख्या में वृद्धि करेगा, उसको कहते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। कई ऐसे हैं, कैसे हैं तो ओब्लिगेट पैरासाइट, लेकिन वो सोच रहे हैं मरे मरे क्या करें, तो वो सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं। फिर है तो ये भी परजीवी, ये किस पर है, मर्द कार्बनिक पदार्थ पर है। इस परजीवी का ही उदाहरण है मर्दजीवी समझो, लेकिन वो किस पर है, सिर्फ किस पर है, डीके, सड़े हुए उस पर कार्य करता है। लेकिन कुछ इसमें ये है कि वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे तो होते तो ऐसे, लेकिन भोजन नहीं मिलता, तो इस तरह का भी व्यवहार करते हैं। कितना मर्दजीवी भी हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ा हार्डली है। अविकल्पी का अर्थ है कोई विकल्प नहीं होता किसका, परजीवी के अलावा। नेक्रोसिस, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और ऐसे ही हिंदी में ऐसे लिखते हैं नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू, ऊतक का मर जाना, कोशिकाएं ऊतक मर जाएगा, इस तरह के निशान आगे आएंगे। यानी अपने शरीर में कभी कभी आपने देखा हो कोई दाग हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई, वहाँ से आगे कोशिकाएं मर गई, उसका कोई उसमें हलचल नहीं है, कोशिकाएं टिश्यू का मर जाना, ऊतक क्षय, हिंदी में इसको बोलते हैं ऊतक क्षय। ऊतक समझ गए आप,
6 का मतलब मरना हानि, उत्तक मर गए। तो पौधे के अंदर विशेष तौर से अगर नींबू उगा रखा है, नींबू के पौधे पर बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं, उस धब्बे के बीच में है ना जिसको बोलते हैं कैंकर, धब्बों के बीच में क्या है, मरे हुए कोशिकाएं, मरे हुए उत्तक मर जाते हैं। उत्तक मरना, उत्तक क्षय, लेकिन इंग्लिश में नेक्रोसिस। क्लोरोसिस, क्लोरोफिल का नहीं बढ़ना, क्लोरोफिल का नहीं बढ़ना, समझ रहे हो आप? क्लोरोफिल कौन सा होता है, जो पर्ण हरित है पत्तियों में वो नहीं बनेगा तो क्या आएगा उसमें, हरिमाहीनता, यानी पीलापन आ जाए, हरिमाहीनता। समझ रहे हो आप इस बात को? पर्ण हरित का नष्ट होना या जो भी पीलापन आ जाता है किस कारण से आएगा, हरा रंग का डिसअपेयर हो जाना, मर जाना, क्लोरोसिस। इसको भी आप ऐसे याद करना, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस। जो भी क्लोरोफिल है वो डिसअपेयर हो जाएगा, दिखेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। ट्रांसमिशन, ये नाम आजकल खूब चल रहा है। या आपने कोरोना ने कई चीज़ें आपकी पैथोलॉजी में आसान कर दिया। आप पहले लोग नहीं जानते थे, अब अनपढ़ आदमी भी है ना, क्वारंटाइन, ट्रांसमिशन, ये सब कम्युनिटी स्प्रेड, ये नाम सुनने में आते हैं इंग्लिश वाले। ट्रांसमिशन का अर्थ है कि आपको ये पता होगा वायरस है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं जा सकता जब तक कोई उसको लेके नहीं जाए। जैसे अपने वाले कोरोना की बात करें, कोरोना जैसे मान लो किसी के एक की हो गया, अब वो वहाँ से चल के नहीं जाएगा, दूसरा उसके संपर्क में आएगा, आदमी लेके जाता, आदमी उसके पास ले जाएगा। ऐसे कहते हैं, अपने यहाँ प्लांट की बात करें, ऐसे कहते हैं किसी पौधे के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, अब दूसरे पौधे में चाहे उसके पास ही है वो, दूसरे पौधे में अपने आप नहीं जाएगा, उसको कोई न कोई ट्रांसमिशन करने वाला, ट्रांसमिट यानी बीच में वाहक चाहिए, वेक्टर चाहिए। और वेक्टर होते हैं पौधों के अंदर इंसेक्ट,